नमस्कार जनटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे आज राजस्थान विधानसभा की। राजस्थान विधानसभा में स्मार्ट मीटर का हो या दूषित पानी का मामला हो, या फिर झालावाड़ में बच्चों की मौत से जुड़ा मामला हो, या फिर कोचिंग नियंत्रण बिल से जुड़ा मामला हो, बात मेडिकल से जुड़ी हुई। तो चलिए हम चर्चा करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर के। हमारे साथ कुलदीप धनखड़ जी भाजपा से हैं और मनीष यादव जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं। मनीष जी, कैसा रहा आज का दिन का, अगर ओवरऑल हम बात करें? देखिए, आज सदन में जिस प्रकार से चर्चा हुई, सबसे पहले तो दुर्भाग्य की बात है कि झालावाड़ में जिन बच्चों की स्कूल की छत गिरने से मौत हुई, शोकाभिव्यक्ति में उनका जिक्र भी नहीं रहा। और आज हमारे नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में हमने शोकाभिव्यक्ति भी यहाँ पर दी है। और मेरा मानना है कि इतनी संवेदनशीलता सरकार और सदन की रहनी चाहिए, वो नजर नहीं आई, जिसकी वजह से आज ये नौबत आई कि सदन के बाहर हमने ये शोकाभिव्यक्ति का जो कार्यक्रम रहा वो यहाँ पर करना पड़ा। दूसरी ओर जो स्मार्ट मीटर का जो विषय पूरे राजस्थान में ज्वलंत विषय है, वो निश्चित रूप से आज मैं तो एक सीधा ये कहना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की स्मार्ट लूट है, जो आम गरीब नौजवान किसान मजदूर के जेब से डाका डालने का काम ये सरकार करने जा रही है। जिस जीनस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 5 अगस्त 2024 को जिसने गोवा सरकार ने जिसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया, उसी को आप 10,000 करोड़ का टेंडर दे रहे हैं। आपकी मंशा ये दिखलाता है कि किस तरीके से आप सत्ता में आए और किस तरीके से आप जनता को लूटना चाह रहे हो, आज किसान को लूटना चाह रहे हो। आज दूसरी ओर हम बात करेंगे तो राजस्थान में बाढ़ के हालात है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, फसलें खराब हो गई, उसको लेकर के कोई चर्चा नहीं करना चाहता। आज राजस्थान में इस प्रकार के हालात बने हुए हैं कि लोग डरे हुए हैं, बाढ़ के हालात से लोग कई जगह बह भी गए और फसलें इतनी खराब है। दूसरा जो कोचिंग सेंटर का जो बिल मैं आपको जिक्र करना चाहूंगा, जो सवाल है मेरा बीच में, आपने स्मार्ट मीटर का जिक्र किया है कि स्मार्ट लूट बता रहे हैं आप जिसे, लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये तो आप ही के टाइम पे आया था और आप ही की कैबिनेट ने मार्च 2023 के अंदर इसे अप्रूव किया था। देखिए, केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट है और केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट के समय उस समय कोई टेंडर नहीं हुआ, कोई वर्क ऑर्डर नहीं हुआ। वर्क ऑर्डर जो हुआ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं और उस कंपनी को वर्क ऑर्डर जारी हुआ जो ब्लैक लिस्टेड है। तो कहने को 50 चीजें आपके पास है ना, आपको जनता ने चुना, चलिए किसी ने कर भी दिया, तो आज सत्ता में आप लोग हैं, राजस्थान की जनता ने आपको चुन करके भेजा है। आपका काम है कि राजस्थान के किसान, नौजवान और हर वर्ग की बात आप सुने, और जो जिन मुद्दों को लेकर के जनता संवेदनशील है, आज पूरे राजस्थान में मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूं, किसान का बेटा हूं। आज स्मार्ट मीटर तो ऐसा मीटर है जिसको बिजली की आवश्यकता नहीं। कई जगह तो ऐसे एग्जाम्पल है कि वो वैसे ही मीटरिंग कर रहा है, कई जगह ऐसे मीटरिंग ऐसी है कि लाखों में बिल आ रहा है। तो आप जनता से चाहते क्या हो? आप जनता को कुछ दे नहीं रहे हो। आने वाले सिस्टम में और अपग्रेड सिस्टम पर आप चले जाएंगे, जिससे सीधा जनता जिसको लेनी होगी, बिजली लेनी होगी, उसको मजबूरन वो काम करना पड़ेगा। मेरा मानना है कि मूल बिंदु जो है उससे भटकाने का प्रयास सत्ता पक्ष ने किया है। एक बात थोड़ी देर के लिए आप जुड़े रहिए, मैं स्मार्ट मीटर पे एक बार कुलदीप जी का एक रिएक्शन लूंगा। कुलदीप जी, स्मार्ट मीटर पे आपने सुना कि स्मार्ट लूट बता रही है इससे कांग्रेस। देखिए, पूर्व सरकार माने गहलोत जी की सरकार ने राजस्थान की जनता के साथ छलावा करने का काम किया और इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। क्योंकि मैं बताना भी चाहता हूँ, जितनी जानकारी अभी मेरे सामने मैंने सुनी है माननीय सदस्य की, इनकी शायद जानकारी भी कितनी है मुझे पता नहीं, लेकिन भारत सरकार के द्वारा उपक्रम चलाया गया और उसकी व्यवस्था बजट 21-22 में इसको शामिल किया गया था और 25-26 में कंप्लीट करना था। भारत सरकार ने सभी प्रदेशों को छूट दी थी कि आप इस योजना से जुड़ना चाहते जुड़े, नहीं जुड़ना चाहते ना जुड़े। और कांग्रेस की सरकार इस योजना से जुड़ी आरडीएसएस के माध्यम से और सारी प्रक्रिया से गुजरे भी। और कांग्रेस शासन के समय 5.5 लाख जो मीटर लगाए गए, ये मैं मेरे पड़ोसी भाई को इसकी बात को स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। 5.5 लाख मीटर गहलोत जी के समय लगा भी दिए गए, जो कि आज सत्ता से बाहर हो गए, राजस्थान की जनता ने को नकार दिया और आज ये विपक्ष के नाते बैठे हैं। देश में इनके जो कांग्रेस के नेता, उनको राजी करने के लिए सारे लोग ये काला पट्टा पहनकर आते हैं, कभी वोट चोर की बात करते हैं, कभी कोई क्योंकि राजस्थान विधानसभा से ये भागना चाहते हैं, ये सरकार का सामना करना नहीं चाहते। राजस्थान की जनता ने जिससे इनका कहना है कि जिस कंपनी को गोवा सरकार ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया, क्योंकि टेंडर्स में एक कंडीशन है, अगर इस तरह की कोई पोजीशन होती, किसी के खिलाफ आपराधिक मामला हो, ब्लैक लिस्टेड हो, उस कंपनी को ठेका नहीं दिया जाए। लेकिन ये बात की बात बता रहे हैं। देखिए, मैं आपकी जानकारी शुद्ध कर दूं कि
ये सारा का सारा काम गहलोत जी की सरकार में हुआ। गहलोत ब्लैक लिस्टेड तो 24 देखिए 24 देखिए मेरी बात सुनिए। ब्लैक लिस्टेड राजस्थान, देखिए अलग अलग पूरे प्रदेशों में काम करते हैं। हो सकता है किसी कंपनी का वहां कोई कुछ कमियां रही होंगी और राजस्थान में उसमें किन शर्तों के आधार पर, मुझे ये तो आपको विभाग के द्वारा बताया जाएगा, लेकिन किन शर्तों के आधार पर शामिल किया गया। लेकिन आज हमारे सरकार के माननीय मंत्री ने स्पष्टता के साथ उस बात का उल्लेख भी किया है। लेकिन मैं जिस स्मार्ट मीटर की बात करना चाहता हूं, मैं आखिर में ये पूछूं, 5.5 लाख जो मीटर आपने लगा दिए, तो अब क्यों भगना चाहते हो? आरडीएस के माध्यम से राजस्थान में भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने जो काम प्रारंभ किए हैं, हर गांव में जहां वोल्टेज नहीं आता था वहां डीपीआं लग रही हैं, वहां आपके जो केबल्स हैं उनको अंडरग्राउंड कराया जा रहा है। उसे एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि एक ऑर्डर निकला कि इच्छा के अनुसार मीटर लगवाने पे कोई मतलब अभी वो नहीं है, लेकिन हीरालाल जी ने एक बात कही है कि अभी हमारे पास में व्यवस्था है, लेकिन उपलब्धता के आधार पे अगर नहीं होगी तो वो मीटर लगाए जाएंगे। देखिए अभी सरकार ने कहा भी है, और मैंने कहा ना, जिस कांग्रेस दल ने, कांग्रेस सरकार ने इस व्यवस्था के साथ राजस्थान को जोड़ने का काम किया, और हम तो, हमारी सरकार तो आरडीएस को साथ लेकर ही चलना चाह रही, इनके आदेश के आगे उस काम को बढ़ाना चाह रही, क्योंकि उपभोक्ता को पूरी उसकी व्यवस्था, सुविधा उसकी मिल जाए। और जहां मीटर, हमने कहा भी है कि जो व्यक्ति मीटर लगाना चाहे मीटर लगाए और नहीं लगाना चाहे मीटर नहीं लगाए, उस पर सरकार, हमारी सरकार के पास कोई पैसे की कमी नहीं है। ये तो 5 साल तक भी हाय हाय करते रहे, इनके पास तो पैसा था ही नहीं। ये कहते खजाना खाली, इनके पास राजस्थान का जो सरकार का प्रबंधन था बिल्कुल जीरो था। मैंने एक विषय पर एक और कहना चाहता हूं कि मैं विषय बता दूं, कांग्रेस का ना विजन है ना सोच है, इनको केवल राहुल गांधी जी को प्रसन्न करना है। इसलिए ये, और देखिए जिस प्रकार से देश में राहुल गांधी कैसे प्रसन्न होंगे मीटर से, कैसे? मैं इसलिए कह रहा हूँ सारे विषय, मैंने कहा जो बिहार का कभी चुनाव की बात करते हैं, कभी वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, वो विषय आज इनको डर इतना लगता है कि ये मनीष यादव जी स्वयं जीत कर आए, तब तो वोट चोरी हुआ नहीं, और कुलदीप धनखड़ चुनाव जीत कर आएगा तो वोट चोरी हो गया। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं, अगर वोट चोरी हो ही रहा था तो आप भी एमएलए बनकर कैसे आ गए? राजस्थान में 200 विधायक बनने चाहिए थे, तो हमारे बीजेपी के आने चाहिए थे। हिंदुस्तान में पिछली बार भारत सरकार में, देश में हमारे पूरा बहुमत था, अब की बार हमारा बहुमत सब दलों का मिलाकर पूरा हुआ है। अगर वोट चोरी होता है तो इनके विषय मैं बताऊं आपको, ये सरकार का सामना करने को तैयार ही नहीं है, बिना किसी सोच के साथ। ये एक सवाल कर रहे नहीं, मैं ये जो वोट चोरी का विषय जो इन्होंने बताया, निश्चित रूप से मेरे क्षेत्र की जनता ने 65,000 वोट से चुनाव जिता करके मुझे, हाँ, सर्वाधिक जनमतों से, और मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। राहुल गांधी जी ने सवाल किया चुनाव आयोग से, प्रवक्ता बन रहा है चुनाव आयोग का भारतीय जनता पार्टी। महादेवपुरम विधानसभा सीट का जो जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने एग्जाम्पल ऐसा तो दिया नहीं कि राजस्थान की या हर जगह पर, हर सीट पर, भारतीय जनता पार्टी के राज के केंद्र की सरकार के इशारे पर और मिली भगत से चुनाव आयोग का जो काम था वो देखा। जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पूरी 200 लोगों के सामने, 200 मीडिया, जो प्रबुद्ध मीडिया के बंधु थे, उनके सामने पूरा विषय उन्होंने बताया, किस तरीके से एक एक वोट कितनी बार है, किस प्रकार से एड्रेस नहीं है, किस प्रकार से एक एक घर में इतना वो है। तो ये स्पष्ट है कि चुनाव आयोग पर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा, क्योंकि चुनाव आयोग का प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी है। और जिस तरीके से इनका सिस्टमेटिक, क्योंकि जहां जिम्मेदारी तय होनी चाहिए वहां जिम्मेदारी की बात ये करते नहीं है। अब जब ब्लैक लिस्टेड की बात आ गई कि स्मार्ट मीटर, गोवा सरकार ने जो मिसेज जीनस जो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ब्लैक लिस्टेड कर दिया 5 अगस्त 2024 को, तो इनकी सरकार थी। इनको मानना चाहिए था कि भाई ऐसे जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया, हम 10,000 करोड़ का टेंडर उनको क्यों दें? क्योंकि मिलीभगत है सरकार के मंत्री की। बीजेपी का कहना है कि जब कंपनी के बारे में पहले से भी पता था तो 23 में क्यों दिया गया उसी कंपनी? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जहां सरकारी कार्यालयों में जिस प्रकार की बात आ रही है, तो मेरा मानना है कि उस समय वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ, वर्क ऑर्डर उस समय जारी नहीं हुआ, वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ, और ये जो ग्रामीण क्षेत्र में था उस समय नहीं हुआ। आज ये ग्रामीण 5.5 लाख मीटर आपके टाइम पे किसी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लगा। ये गलत तथ्य पेश किए जा रहे हैं कि हाँ, किसी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लगा, किसी शहरी क्षेत्र में इस प्रकार के आम व्यक्ति के लिए नहीं लगा। आज ग्रामीण क्षेत्र में जिस प्रकार का हाहाकार, आप जाकर के देख लीजिए। मेरा मानना है कि आपके पास, आप जनप्रतिनिधि हो, मैं ना केवल बड़े भाई हैं कुलदीप जी, और मैं इनके विषय में, अकेले के विषय में नहीं करा, लेकिन आज अगर मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे चुन करके भेजा है, तो मैं, उस किसान ने मुझे चुन करके भेजा है कि मैं उसकी बात कहूं। अगर मैं उसकी बात यहाँ पर नहीं बोलूंगा, उसकी
उसको क्या ठीक है, उसके लिए क्या सहूलियत है, क्या अच्छा हो सकता है, अगर उसकी बात भी नहीं बोलूंगा तो फिर मैं उसके लिए बेईमानी कर रहा हूं। आपको विरोध करना चाहिए जनप्रतिनिधि के नाते कि स्मार्ट मीटर स्मार्ट लूट है जो कि राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको एक जिम्मेदार विधायक के रूप में होने के नाते अपनी सरकार से भी करना चाहिए कि आपको इस कंपनी को टेंडर दिया स्मार्ट लूट जो स्मार्ट मीटर बंद करना चाहिए। पूरा जो वाकया है सदन चलने का हो या कुछ भी हो, मेरा मानना है कि जिन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, जिन विषयों को लेकर के बात होनी चाहिए, आप उस विषयों पर चर्चा नहीं करना चाहते, मंत्री जवाब देने से घबराते हैं, जवाब देना नहीं चाहते, जिम्मेदारी से भागते हैं। ऐसे राजस्थान नहीं चल सकता। जिस आशा से राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सरकार की चाबी दी है, सरकार दी है, तो मेरा मानना है कि आप जनता के लिए हैं। आज आप हो, कल कोई और होगा, फिर कोई और होगा, लेकिन जिसका जो उद्देश्य है और जहां पर बात है हमारे नेता राहुल गांधी जी की, मैं खुद कहता हूं कि मैं उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं। आप कहते बिल्कुल निश्चित रूप से करता हूं। उस व्यक्ति ने इस देश को अपने कदमों से नापने का काम किया है। इस देश में चल चल करके इस देश की परिस्थिति को जाना है। 4000 किलोमीटर जो व्यक्ति पैदल चला है, गांव गरीब खेत खलियान किसान के पास वो व्यक्ति गया है। उस व्यक्ति ने इस देश की परिस्थिति को समझ करके आज देश में चल क्या रहा है, देश में किस प्रकार के हालात हैं, वो पूरे देश को बताने का काम किया है। आप उनकी बातें कर रहे हो तो आप निश्चित रूप से उनके विचारों को सुनिए। आज अकेला व्यक्ति 200 मीडिया कर्मियों के सामने जाकर के पूरी बात करता है, पूरी बात बताता है, जनता से घबराता नहीं है, मीडिया के सामने से आने से कतराता नहीं है। तो ये बात आज भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से आप बात करिए। मेरा मानना जो है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में पूरा अंतर है और ये राजस्थान को डुबोना चाहते हैं। राजस्थान केवल दिल्ली के हाथों में खेल रहा है। राजस्थान की सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है जो कि राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मनीष जी, आप छात्र संघ अध्यक्ष भी रहे हैं, युवा विधायक हैं, कोचिंग को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो कोचिंग का बिल भी आया, क्या कुछ लग रहा है इसको, क्योंकि पास हो गया अभी ये तो? देखिए, कोचिंग के बिल पर मोटे मोटे तौर पर मैं जो विषय बताना चाहता हूं, क्योंकि आपने एक प्रवर समिति है, उसमें सदस्य हैं, आपने कुछ एक्सपर्ट से सुझाव लिए। एक्सपर्ट कौन एक्सपर्ट? जो कोचिंग संचालक हैं, जो बड़े बड़े कोचिंग 4 संस्थान हैं, उनके लोगों से आपने राय ली। क्या जिसके लिए बिल बन रहा है, क्या कोचिंग संस्थानों के लिए केवल बिल बन रहा है? क्या उनके मालिकों के लिए बिल बन रहा है? क्या छात्रों के लिए, जो छात्र उसमें पढ़ने वाला है, जो अभिभावक उसको फीस को बेयर करने वाला है, अपने बच्चों को पढ़ाने वाला है, क्या उनके लिए बिल नहीं बन रहा? क्या आपने उनसे राय ली? क्या आपने सार्वजनिक इस प्रकार का संवाद किया? क्या आपने चिंता करी कि किस कोर्स की अधिकतम फीस क्या होगी? इस प्रकार की चर्चा उसमें शामिल तक नहीं है। आज पेपर लीक जैसी घटनाओं में भी कई कोचिंग सेंटर लिप्त है। क्या आपने उस प्रकार के नियम कानून आपने बनाए? क्या आपने जो व्यवस्था आज समय सीमा की होनी चाहिए कि कितना समय कोचिंग छात्र अपने कोचिंग सेंटर में बिताएगा, एक निश्चित समय सीमा बताइए आपने? क्या मिनिमम जो एज जो क्राइटेरिया होना चाहिए कि कोचिंग सेंटर में जाने वाले छात्र का ये कम से कम उम्र होना चाहिए, वैसे ही वो अत्यधिक दबाव में है। तो ये सारे तनावपूर्ण जो वातावरण उनके साथ में है। और जहां तक बात है कि शिक्षा सेवा का मार्ग है, शिक्षा व्यवसाय का मार्ग नहीं है। राजस्थान का ये कोचिंग सेंटर का जो सरकार ने बिल लेकर के आई है, ये केवल और केवल व्यवसाय के मार्ग की तरफ बढ़ता जा रहा है। हरीश जी, आपके पास में आना चाहूंगा। 2 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे रहे। यूं तो अभी रिम्स बनाने का भी जो मुद्दा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे एक बेनिफिट मिलेगा, सरकार की जो मंशा है। लेकिन कोचिंग मुझे लगता है कि किसी न किसी माध्यम से आपने, आपके रिश्तेदारों के बच्चे पढ़ रहे होंगे, खुद के बच्चे पढ़ रहे होंगे, तो क्या वाकई बिल की आवश्यकता थी? और जिस दिशा में बिल लाया गया उसको हम सही मान के चल सकते हैं? राजस्थान में शिक्षा के व्यवसायीकरण के संरक्षण देने के इकलौते माध्यम का आज काला दिन मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैंने वैकल्पिक संस्था जिसके माध्यम से गरीब व्यक्ति को राजस्थान के अंदर अवसर मिल सकता था, जो कोचिंग कक्षाओं के अंदर फीस नहीं भर सकता था, उसमें ये प्रावधान लाकर, क्योंकि उन संस्थाओं के अंदर कौन फ्री में पढ़ाता था? सरकारी शिक्षक फ्री में पढ़ाते थे। मैंने उदाहरण दिए। मैंने बाड़मेर में संचालित 50 विलेजर्स का उदाहरण दिया, वीरेंद्र धाम का उदाहरण दिया, किसान बोर्डिंग का उदाहरण दिया। पर क्रूर बहुमत से राजस्थान को कुचल दिया गया। आज राजस्थान के अंदर इंडस्ट्री का जश्न और इंडस्ट्री को संरक्षण करने की बात करिए। इंडस्ट्री है क्या? 7,500 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री जिसकी संरक्षण की बात कर रहे हो, ये आम सामान्य परिवार की जेब पर डाका डाला हुआ है। 7,500 करोड़ में से
कम से कम 2,500 करोड़ उन गरीब लोगों के ऊपर कर्जा लेकर, और आप लोगों को इसमें क्या दूसरा माध्यम नहीं हो सकता था? और मूल कारण जिसके कारण हम लोगों को कोचिंग कक्षा के अंदर जाने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं छोड़ा है, वो परीक्षा प्रणाली है। क्या उसका जिक्र हुआ इस बहुमत के अंदर? उस तर्क को, उस बात को रौंद नहीं गया? जो परीक्षा प्रणाली है उसमें क्या स्कूली सिलेबस के आधार के ऊपर वो परीक्षा प्रणाली के अंदर कोई जगह दी जा रही है? कॉलेज के सिलेबस के आधार पर दी जा रही है? और नहीं दी जा रही है। और इकलौता माध्यम जो दूसरा सिलेबस बनाया जा रहा है वो किसके संरक्षण के लिए? राजस्थान के संरक्षण के लिए है या कोचिंग कक्षाओं के सिलेबस के संरक्षण में? मैं एक बार जवाब दे रहा हूँ कुलदीप जी से। रुकिए, अब एक बार मैं कुलदीप जी से एक सवाल और लूंगा आपसे। एक सवाल, मुद्दा ही नहीं, एक सवाल प्रत्यारोप का ही नहीं। एक सवाल और ले रहा हूँ, एक सवाल, एक बस। कुलदीप जी, आपने सुना कि हितों को कुचला जाएगा और व्यवसायीकरण को आप संरक्षित कर रहे हैं इस बिल के माध्यम। देखिए, मैं फिर वापस वही कहने वाला हूँ, कांग्रेस की कथनी में और करने में बड़ा अंतर है। स्वयं राज में होते हैं तो जनहित में निर्णय करते नहीं है। मैं कई उदाहरण देना चाहता हूँ। आज भी जब कोचिंग संस्थानों के बिल अमेंडमेंट की बात चल रही थी, तब भी कांग्रेस के बहुत सारे सदस्य, जिनमें मैं जिक्र करना चाहता हूँ राजेंद्र जी पारीक का, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, सरकार में इनके सरकारी मंत्री भी रहे, उनके भाषण को जरूर सुनिएगा आज आप, और राजस्थान की जनता सुन भी रही होगी। उन्होंने कहा कि केवल और केवल राजनीति करना ठीक नहीं है, और दूसरा विषय उस छात्र हित में, अभिभावक हित में हमारी सरकार ने निर्णय करा है। कांग्रेस के लोगों को तो तब से, जब से लगभग 2.25 वर्ष हो गए हमारी सरकार को बने हुए, जब से किसान के बेटे, मजदूर के बेटे जो गांव से निकल, खेत खलिहान से निकल राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, तो कांग्रेस तो उनको स्वीकार ही नहीं कर पा रही। क्योंकि 5 साल शोभने अपने कांग्रेस ने शासन में लड़ाई के नाम पर आपस में कुर्सी के लिए लड़ाई संघर्ष करते रहे, अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी, और जब से भजनलाल जी बने इनको स्वीकार ही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के जेजेएम को किसने खाया? यही कांग्रेस की सरकार थी। राजस्थान के जेजेएम को बिल्कुल साफ कर दिया इन लोगों ने। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर घर तक पानी पहुंचाने का काम था। कोचिंग पे आ रहे हैं, मैं विषयों पे आ रहा हूँ, मैं उस विषय पे भी आ रहा हूँ। मैं कोचिंग की अगर मैं बात करूं, मैं उसी कोचिंग पे विषय पे आ रहा हूँ कि जो जितनी आत्महत्याएं होती हैं उस पर रोकथाम कैसे हो सकती है। हमारी सरकार ने एक एक विषय को, सभी एक्सपर्टीज को साथ में लेकर, हमारे सारे वरिष्ठ लोगों से बातचीत करने के बाद किस प्रकार से उसका सुधार हो सकता है। और मैंने कहा कि उसमें कांग्रेसी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र जी पारीक ने हमारा बड़ा पुरजोर समर्थन करा, और उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में संस्थान चलते हैं। लेकिन उनकी बातें मानी नहीं गई। आप अभी तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखिए, मैं बताऊं, उन्होंने भी हमारी सरकार की जो का निर्णय था उनका पूरा समर्थन किया है, और विधान सदन के बीच में किया है। आप तो ये तो सब चीज लाइव चल रही है, आप देख सकते हो उसमें भी। आप जो अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरा विषय देखिए, मैं बता दूं, मैं कहना भी चाहता हूं कि राजस्थान में सबसे बड़ी संख्या गांवों की है, और गांवों से बच्चे निकलकर, और अब इन्होंने कहा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे तो कोचिंग ले ही नहीं सकते। ऐसा कौन सा नियम है भाई? ये इन्होंने भारत सरकार का जिक्र उन्होंने करा है। मैं कहता हूं, देखिए साहब, पढ़ने और पढ़ाने की उम्र नहीं होती, और सीखने और सिखाने की उम्र नहीं होती। जिन बच्चों में दक्षता है, जो विद्वता जिन बच्चों में है, यदि कोचिंग लेना चाहते हैं, यही तो आजाद भारत के नागरिक वो भी तो हैं, और उनको। कुलदीप जी, एक प्रैक्टिकली बात करना चाहेंगे। 9th क्लास से वाकई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, स्कूलों के माध्यम से बच्चों को बुला लेते हैं। वो एक उस बच्चे की खेलने की उम्र है, पढ़ाई का एक एडिशनल बर्डन। पहले तो यही आवाज उठती थी, कोचिंग संस्थाएं होनी क्यों चाहिए, स्कूलों को ही मजबूत करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए और उसी में से आने दीजिए। पहले भी तो लोग इंजीनियर बनते थे, डॉक्टर बनते थे। तो आपको नहीं लगता है कि वाकई इसके एक लिमिट, एक राइडर तो लगाना ही चाहिए कि क्यों इतनी उससे कोचिंग? मैं विषय से चूंकि जुड़ाव बिंदु है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। गत 5 सालों में मैं जिक्र करना चाहता हूं, अभी एक विषय हमारे कांग्रेस के साथी ने भी कहा कि पेपर लीक का घटनाक्रम आया। मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि ये विषय दोनों साथ साथ के विषय हैं, और कितने सारे कांग्रेस के पेपर लीक हुए, उसमें कांग्रेस ने क्या करा? ये पहली सरकार है भजनलाल शर्मा की सरकार, जिन्होंने एसओजी का निर्माण करके और 150 लोगों को जेलों में डालने का काम किया है, जिससे आरपीएस से जिक्र करना चाहते थे। मैंने कहा ना, एक हमारे कोचिंग संस्थानों से हमारा उनसे प्रेम नहीं है। हम उस व्यक्ति के पैरोकार जो गांव में, खेत और खलिहान में रहता है, हमारे परिवारों के बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, उनको अच्छी जो है उसको प्रशिक्षण भी मिले, अच्छा वो अध्ययन का काम भी कर सके। लेकिन साथ साथ हमने उसमें भी इस बात को भी जोड़ने का प्रयास किया है कि माता पिता को कैसे जोड़ा जा सकता है, काउंसलिंग के माध्यम से भी, साथ जोड़कर भी, बच्चों के साथ भी बातचीत हो,
और एक कोचिंग संस्थान वाले भी अभिभावक के रूप में काम करें, इस प्रकार का बिल हम लेकर आए हैं। कुलदीप जी, जी, एक मैं बात कहना चाहूँ, हरीश जी एक चीज इसमें जोड़ा है, प्रेमचंद जी ने बात कही कि बिल लचीला है, अगर कहीं कोई लगेगा इसमें प्रैक्टिकली अगर विजिबल नहीं हो पाएगा तो इसमें चेंज भी हो सकता है। ये राजस्थान का दुर्भाग्य और मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा भाई मेरे को नहीं सुन रहा है और समझ रहा है, क्योंकि मैं राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए बोल रहा हूं। मेरा भाई कोचिंग कक्षाओं की पैरवी करने वाले के इकलौता माध्यम छोड़ने वाले को सुन रहा है। ये मैं हम लोगों की मजबूरी मान लो, कमजोरी मान लो। जब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी, तो मैं इनसे एक ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले सदन के अंदर जब हमारी खुद की सरकार थी, उस वक्त मेरा क्या उस पूरे संदर्भ में मैं कांग्रेस और बीजेपी के तौर पर गिरगिट के तरह रंग बदलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं इनसे सिर्फ ये निम्र निवेदन करना चाहता हूं, क्या उन संस्थाओं में जिसमें फ्री में सरकारी शिक्षक, मैंने नाम बताई हैं, वो श्रेणी बताई है, उनको रोकने का प्रावधान है या नहीं है? कोई भी बिल पड़ेगा, बिल नहीं पड़ेगा और सिर्फ महिमा मंडल करना चाहता है बिल का, तो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। उस प्रावधान के अंदर क्या परीक्षा प्रणाली सही है? जो परीक्षा प्रणाली स्कूल के सिलेबस और कॉलेज के सिलेबस के आधार पर नहीं है, अगर ये कहते हैं कि सही है तो मेरे पास कोई भी जवाब नहीं है। हरीश जी मैं एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे मिलते हैं, जुड़ते भी, क्या कोचिंग के लिए कोचिंग व्यवसाय करने वालों को कोचिंग माफिया कहा जाता है? परीक्षा सिस्टम पे भी इनका कहीं कोई दखल है? मैं मूल बात कर रहा हूं, उससे आप उस केंद्र बिंदु को समझो। ये मूल समस्या कोचिंग संस्था ही नहीं है, मूल समस्या कोचिंग संस्था की जगह परीक्षा प्रणाली है। अगर इसको नहीं समझोगे और सिर्फ आप कहोगे कि राजेंद्र पारिक जी की बात सुनो, कांग्रेस की बात सुनो, बीजेपी की बात सुनो, उससे हम लोग सही रास्ते पर नहीं जा रहे। परीक्षा प्रणाली के अंदर ही त्रुटि है, अगर समझना चाहिए तो, और नहीं तो कोई एजेंडा हमारी सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से आ जाता है, उसको तहरीर करनी हमारी मजबूरी है, तो अलग बात। तार्किक तौर के ऊपर वो ही आधार है, वही कारण है जिसके कारण जो विद्यार्थी है वो स्कूल में और कॉलेज में नहीं जा रहा है, उस विद्यार्थी को हम लोग धकेल रहे हैं। अब इस बिल के माध्यम से उसको धकेलने का इकलौता माध्यम जो व्यावसायिक तौर पर कोचिंग संस्था चल रही है वही छोड़ा, क्योंकि जो एनजीओज के माध्यम से और सामाजिक कोचिंग संस्था है, कोई भी आप खुद उठाकर देख लो, कुलदीप जी की तो मजबूरी है कि वो चीज को नजरअंदाज करना, और ये योग्य भी है। इनके पास शब्दकोश है, इनके पास ट्रेनिंग है राष्ट्रीय स्वयंसेवक द्वारा कि किस तरह बात को इधर से उधर करना। मैं तो जो मूल मेरी पीड़ा है वो उसको नहीं समझाने में पूरा राजस्थान विफल हो रहा है। ये सिर्फ उन्हीं चीज को, उसी पक्ष को सुनना चाह रहे हैं। तो कुलदीप जी जैसे ही पूरा ये सरकारी तंत्र और भारतीय जनता पार्टी में ये एकदम व्यवस्था है। हरीश जी आप करना चाहता हूँ, रह चुके विधायक से कुलदीप जी की पहली पारी है, ये भी समझ जाएंगे। नहीं, बहुत परिपक्व है, मेरे से ज्यादा कुलदीप धनखड़ जी परिपक्व है सरकारें बनाने में और सरकार में चलाने के अंदर इनकी अहम भूमिका है। मेरी कहीं भी राजस्थान में सरकार चलाने में अहम भूमिका नहीं रही। तो ये इनको आप मेरे इंस्टीट्यूट के लिए बिल लेकर के आइए, सरकार इसकी आवश्यकता। ये संस्था जो स्कूल और कॉलेज है उसमें जाने से तो हम लोग रोक रहे हैं, तो ये दूसरा सवाल ही कहां से खड़ा होता है? जो मूल में बात आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं उसमें विफल होना चाह रहा हूं कि जो स्कूल के अंदर से हम लोग, मैंने उदाहरण दिए, सर्वे के माध्यम से 75% 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्कूल के बच्चों को हम कोचिंग कक्षाओं में भेज रहे हैं। जिन कोचिंग कक्षाओं में जहां स्कूली सिलेबस नहीं, क्या स्कूल के अंदर सिर्फ हम लोग एकेडमिक तौर पर सक्षम करने के लिए भेजते नहीं, पूर्ण तरह से उसका खुद का व्यक्तित्व कैसे बने, उस अवसर को हम उस कोचिंग कक्षाओं के माध्यम से उन इंस्टीट्यूशन में धकेल रहे हैं। और आप ये चाहते हो कि कोई मौन रह जाए, तो मैं मौन नहीं रह सकता हूं। मेरे पास तर्क नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है, सत्ता का मेरे पास संरक्षण नहीं है, कोचिंग संस्थाओं का धनबल नहीं है, मेरे पास सच्चाई है। और अंत के अंदर राजस्थान के जनता से अपील करना चाहता हूं, आप सच्चाई को समझो और सत्य में जयता है। तो आपको लगता है कि कोचिंग बंद ही कर देनी चाहिए? नहीं, मैं जो आपको समझा पा रहा हूं वही आप नहीं समझ पा रहे हो। नहीं, मैं आपसे बार बार तीसरी दफे निवेदन कर रहा हूं, जो परीक्षा प्रणाली है उसकी त्रुटि को समझो, उसको सिंक्रोनाइज करो। स्कूली सिस्टम को बदलने की जरूरत है। तो वही बोल रहे हैं, वो ही बोल रहे हैं।
ये आरोप प्रत्यारोप नहीं, आप समझे कोचिंग इकलौता माध्यम रख लिया और आप ये भ्रांति फैलाना चाहते हो मेरे माध्यम से कि मेरे परिवार राजस्थान के बच्चे वहां नहीं जाए क्योंकि उसके अलावा दूसरा कोई और माध्यम नहीं है नौकरी का, उसके अलावा दूसरा माध्यम नहीं है उन शैक्षणिक संस्थाओं के एडमिशन का। तो मैं माफी चाहता हूं कि कम से कम मेरे से आप ये इस बात के को ताहिद नहीं करो, किसी और को ढूंढ लो, वो कर लेगा। नहीं बिल्कुल ये बात ही नहीं है। यहाँ बता दो और कोई विकल्प है क्या? बिल्कुल तो मैं मेरे बच्चों को, राजस्थान के बच्चों को मैं मना करूंगी कोचिंग कक्षाओं में, क्योंकि कोचिंग कक्षाओं के अलावा दूसरा विकल्प ही नहीं छोड़ा गया, जानबूझकर नहीं छोड़ा गया। नहीं, वो इसके अलावा दूसरा विकल्प क्या है? मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, वो प्रावधान जिसमें सरकारी शिक्षक निःशुल्क, और मैं उन संस्थाओं का भी नाम बताया, उसमें वो बच्चों को योग्य बना रहा है इन परीक्षाओं के लिए, वो तो बंद किया गया है, वो प्रावधान नहीं है क्या? उन्हीं को प्रमोट करने की जरूरत है। तो उनको हम चर्चा करें। फिर ये कूतर्क कि सेलेक्ट कमेटी के अंदर वो आदमी है, मेरे लिए बहुत आदरणीय है। धनखड़ साहब को सिर्फ वो हरीश चौधरी नहीं दिख रहा है, धनखड़ साहब राजस्थान को कह रहे हैं कि राजेंद्र पारिक को देखो। धनखड़ साहब ये थोड़ी कह रहे हैं वो हरीश चौधरी की जो पीड़ा जाहिर कर रहा है वो धनखड़ साहब के परिवार की है, उनको नहीं सुनो, उनको नहीं देखो। आपने जो कुछ कहा शायद धनखड़ साहब पे इसका कुछ असर हो, अभी आपने बहुत इनको नहीं, ये परिपक्व है, योग्य है, इसलिए इनके पास शब्द और तर्क है। इससे राजस्थान की जगह ये अपने आप को बचाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को बचाएंगे और सरकार को बचाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ आपने अभी कहा हरीश जी ने कि परीक्षा प्रणाली को देखना चाहिए, परीक्षा प्रणाली को सबसे ज्यादा किसी ने समझने की, सीखने का प्रयास किया तो राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कांग्रेस शासन में कितने सारे पेपर लीक हुए, हमने सबसे ज्यादा समझने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। अगर ये बार बार इस प्रकार थोड़ा बहुत कुछ कर लेते तो इनके समय में बार बार पेपर लीक नहीं होते, राजस्थान के युवाओं के साथ अत्याचार नहीं होता, वो अच्छे मुकाम पर पहुंचते। उनके साथ धोखा करने का काम भी कांग्रेस के लोगों ने करा। अब मैं कहना भी चाहता हूं कि मैंने कहा ना, हम और भजनलाल शर्मा जी तो गांव से, खेत और खलिहान से निकल कर आते हैं। जो लोग सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं उनको तो क्या पता खेत और खलिहान में क्या हो रहा है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, हमारे जो भी, चाहे वो स्मार्ट मीटर का विषय हो, देखिए मैं काश्तकार का बेटा हूँ, लोगों को तो ये भी पता नहीं, किसान नेताओं को तो, कि 1 बीघा में डीएपी कितना और यूरिया कितना लगता। मैंने कहा सुदूर ढाणी में रहता हूँ और मेरे पिताजी को खेत में काम करते देखा, मैं भी हाथ बटाया करता था। लेकिन वो यदि काश्तकार की बात करें, उस बात को किसान के साथ साथ मैंने पूछा इन लोगों से, आज विधानसभा के साथियों से पूछा मैंने, तो विपक्ष के लोग भी हैं, मैंने कहा कि आखिर में जो शिक्षण संस्थाएं, आपके जो कोचिंग संस्थाएं हैं, इनमें इसमें त्रुटि क्या क्या है, तो मुझे एक भी नहीं बता पाया। वो तो केवल उनको, मैंने कहा ना, अपने नेता को प्रसन्न करने के, राजस्थान में अभी कुछ उनकी पार्टी के चुनाव भी होने, इसलिए बार बार उसका नाम लेकर और कंधे पर बैठना चाहते, उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो चले, विधानसभा की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो बड़ा गर्म और जोशीला रहा। वेल में भी विधायक आए और एक बार ऐसी नौबत भी आ गई कि बीजेपी और कांग्रेस के विधायक और मंत्री आपस में टकराव की स्थिति भी बन गई थी, जो मुझे लगता है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता। इस घटना को देख करके स्पीकर ने तुरंत ही इस पर डिसीजन किया कि सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। ये वाकया 12:25-27 के आसपास का है, जब मुझे लगता है कि शून्यकाल चल रहा था। ये बड़ी वैसी बात थी। खैर, लेकिन अगर दिन भर की कार्रवाई की बात करें तो प्रश्नकाल रहा, लेकिन प्रश्नकाल के दरमियान भी कांग्रेस के विधायकों ने स्मार्ट मीटर का जब मैटर आया तो उस पर हंगामा किया, बैल में चले गए, बहिर्गमन भी किया। इसी तरह से दूसरे कुछ मुद्दे और रहे जिसके ऊपर भी ये रहा। बिजनेस आ चुका है 10 सितंबर तक विधानसभा का, फिलहाल जो आज बीएससी की बैठक हुई है उसके अनुसार, तो फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि आगे अगर नहीं जाता है, क्योंकि इसी अगले वीक में धर्मांतरण बिल भी सरकार इंट्रोड्यूस करा चुकी, जिसे भी पास कराया जाएगा, जो मंगलवार का दिन मुकर्रर किया गया है, यानी कि 9 तारीख। तो चले, विधानसभा की अगर कार्रवाई की बात करें तो मोटा मोटा जन टीवी के दर्शकों को हमने रूबरू कराया है और जो हमारे अतिथि वो हमारे साथ में, उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा। तो खास खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।